हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के इस सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार सभी बच्चों का फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 है। ओके, तो अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेक्चर सीरीज पर हम लोग एक बार फिर हाजिर हैं बच्चों, और आज हमें मोल फ्रैक्शन के ऊपर सबसे पहले दो न्यूमेरिकल मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। दोनों को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि जो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा के आए तो हम लोग उसे कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन कंप्लीट करके दो न्यूमेरिकल आपके सामने रखे थे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पर कंप्लीट किया था। आपके सामने जो लिखा हुआ है ये लास्ट हमारा पॉइंट है। तो चलिए हम लोग इसे तो रफ करते हैं और हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर 4 की। मोल फ्रैक्शन के ऊपर दो न्यूमेरिकल हैं जो हमें आज यहाँ पर सोल्व करने हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 बैठता है हमारा ये, क्योंकि दो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं मोल फ्रैक्शन के ऊपर, और ये 3rd क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। क्वेश्चन है फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, mole fraction of each component in 10% weight by weight, 10% weight by weight ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है। देखिए, अभी तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में शुरुआत की है। 12th क्लास बोर्ड एग्जाम प्लस नीट प्लस जेई के ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं ना, अभी केवल आपकी शुरुआत है। जब आप लोग लगभग 70-80% केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जब आप लोग इतनी केमिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा इन चीज़ों का कि न्यूमेरिकल का क्या फॉर्मेट है और हमें उसे हैंडल कैसे करना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें इंफॉर्मेशन कम गिवन है, लेकिन न्यूमेरिकल वो कंप्लीट है, न्यूमेरिकल में कोई मिस्टेक नहीं। आगे आने वाले बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ें हैंडल करनी है। जैसे मैं इसी न्यूमेरिकल की बात करूँ, इस न्यूमेरिकल में कुछ भी तो नहीं गिवन है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा? इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। बस ये दे दिया, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है। अब ऐसे केस में आपने क्या करना है? ऐसे केस में आपने मीनिंग निकालना है कि पहले जो हमें गिवन है इसका मीनिंग क्या है। आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन से पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है और तब जाकर न्यूमेरिकल को स्टार्ट करना है। तो मैं आपको धीरे धीरे चीज़ें सिखाता जाऊंगा, जैसे मैं इसमें सिखा रहा हूं आपको। तो हम लोग यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उससे देख लेते हैं। क्या गिवन है? हमें गिवन है 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये गिवन है बस। ऑब्वियसली ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, मतलब इसके अंदर सॉल्यूट कौन होगा? ग्लूकोज। ठीक, अब आप कहोगे सर सॉल्वेंट कौन होगा? देखिए, अगर आपको ना गिवन हो कि सॉल्वेंट कौन है, अगर ना बताया जाए,
तो वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसे हम लोग मानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर किसी न्यूमेरिकल में ये मेंशन ना किया जाए कि सॉल्वेंट कौन सा होगा, तो आपको खुद ब खुद मानना पड़ेगा कि वाटर होगा। बस सीधी बात है, ये अंडरस्टूड है बिल्कुल, ठीक है। और जनरली ग्लूकोज के सॉल्यूशन पानी के अंदर ही बनाए जाते हैं, ये बात भी श्योर है। तो यहां से हमें क्या करना है बच्चों, यहां से हमें निकालना है इसका मीनिंग। मीनिंग ये कहता है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर जो सोल्यूट है वो ग्लूकोज है, ठीक। और 10% कहने का मतलब W1 इज इक्वल टू 10 ग्राम ग्लूकोज है, सोल्यूट 10 ग्राम है। क्योंकि जब परसेंटेज की बात होती है तो हम लोग बात करते हैं 100 के रेस्पेक्ट में। उसके अंदर 10% ग्लूकोज है। आप कहोगे सर हम तो ये भी मान सकते हैं कि 10 kg ग्लूकोज, हाँ मान सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल चाहिए। जरा आप लोग इस बात को इस तरीके से सोचो, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल चाहिए, और मोल हम लोग कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, ना कि किलोग्राम। मैंने बताया था आपको। तो हमें इसे केजी में नहीं मानना, ग्राम में मानना है। ऐसा नहीं है कि मान नहीं सकते हम लोग केजी में, मान सकते हैं, लेकिन हमें मानना नहीं है, ठीक है। तो सोल्यूट ग्लूकोज है, W1 इक्वल टू 10 ग्राम, और ग्लूकोज अगर है तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180, ये बात तो श्योर है। और दूसरा मीनिंग ये निकलता है इसका कि यहां पर सोलवेंट वाटर है, ओके। तो अगर 10% के अकॉर्डिंग 10 ग्राम है, तो 100 में अगर 10 ग्राम ग्लूकोज, तो बाकी क्या बचा, 90 ग्राम। तो यहां पर W2 इज इक्वल टू 90 ग्राम, यहां पर क्या है, पानी, और पानी का मोलिकुलर मास कितना होता है बच्चों, 18। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे धीरे धीरे। कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। जिन न्यूमेरिकल में डेटा इनसफिशिएंट गिवन होता है, कम डेटा गिवन होता है, जहां पर हम लोग बातों को नहीं समझ सकते, ठीक है, पूरा डेटा नहीं गिवन है, इसने तो कह दिया कि 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन और दोनों कंपोनेंट का निकाल लो। ईच कंपोनेंट का मतलब 2 ही कंपोनेंट होते हैं कम से कम तो उसके अंदर, ठीक। तो हमें जो डेटा गिवन है उससे मीनिंग निकालना है। क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग ये है सोल्यूट उसके अंदर ग्लूकोज है, और 10% का मतलब 10 ग्राम, और ये इसका मोलर मास। बाकी बचा हुआ सोलवेंट वाटर है, W2 इज इक्वल टू 90 ग्राम, और ये सब कुछ, ठीक। और अब आप लोगों के सामने, ठीक, यहां से जो डेटा गिवन है, यहां से तो निकल जाएगा N1, यहां से निकल जाएगा N1, समझ गए स्टूडेंट। यहां से तो आप लोग फाइंड आउट करोगे N1, यहां से भी N1, और जैसे ही N1 पता लग गया तो X1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, और X2 इज इक्वल टू 1 माइनस X1, ठीक। सोल्व भी आपको ही करना है, मैं इसमें कुछ भी अब नहीं कराने जा रहा हूं आपको। मैंने तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, इसे फाइनल तक सोल्व करके इसका आंसर आपको निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। एक ऐसा ही न्यूमेरिकल आपकी NCERT में गिवन है, लेकिन एग्जाम्पल में। मैं अभी मेरे पास NCERT है, आप लोग भी जब ये न्यूमेरिकल पढ़ें तो आप लोग अपनी NCERT बुक ओपन करें, मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल नोट कर लिया होगा, इसे मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, और अब मैं आप लोगों के सामने एक NCERT एग्जाम्पल सॉल्यूशन वाले चैप्टर का एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन है, जो कि आपके NCERT एग्जाम्पल में गिवन है, ठीक है। आप लोग सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें, और बुक में आप लोग ओपन करेंगे
क्वेश्चन नंबर, जरा मैं एक बार देख लूं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, बल्कि एग्जाम्पल नंबर की बात कर रहा हूं, मेरे पास बुक है ये। एग्जाम्पल नंबर सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला एग्जाम्पल बुक के बीच में। एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल 2.1, ये एग्जाम्पल है 2.1। ठीक है, 2.1 एक ही एग्जाम्पल है, ज़्यादा मतलब इसमें मिक्सअप कुछ कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाई मास C2H6O2 बाई मास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने जो गिवन था वो ग्लूकोज गिवन था, इन्होंने क्या गिवन है? इन्होंने गिवन है 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या होता है? C2H6O2 बाई मास। ये न्यूमेरिकल है। जहां पर हम लोगों ने ग्लूकोज लिया था वहां पर इन्होंने 20% बाई मास इथाइलिन ग्लाइकोल लिया है। ठीक है, ये फर्क है। तो इसे आप लोग यहां से अपना देखकर सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे अपने आप सोल्व, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। 20% ये है मेरे पास इथाइलिन ग्लाइकोल, मोलिकुलर मास यहां से निकल जाएगा इसका, कर लेंगे ना। 20 ग्राम ये और बाकी बचाओ पानी। समझ गए स्टूडेंट? तो इस क्वेश्चन को आप लोग यहां से कर लेना। मोल फ्रैक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग टॉपिक नंबर 2 सेकंड नंबर पर आते हैं, मोलैरिटी। समझ गए? टॉपिक नंबर 3 सॉरी, क्योंकि पहला मास परसेंटेज था, उसके बाद नंबर 2 पर मोल फ्रैक्शन था और अब आता है मोलैरिटी। ठीक है, तो एक बार मोलैरिटी डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर करें। ठीक है, स्टॉप करके वीडियो को। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे कंसंट्रेशन की थर्ड जो डेफिनेशन है, जिसका नाम है मोलैरिटी। थर्ड नंबर पर मोलैरिटी आती है। ये मोलैरिटी, देखिए मोलैरिटी के लिए खास बात क्या है? पहली बात तो ये डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसे हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसके बाद एक और टर्म आएगी मोलैरिटी, उसे हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। तो डिनोटेड बाय कैपिटल एम, पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं यहां पर ऐड कराना चाह रहा हूं अपने आप, मोलैरिटी अगर मैं कहूं बाकी जितने भी यूनिट हम लोग पढ़ेंगे सारी पढ़नी है मैं तो, लेकिन अगर मैं कहूं कंसंट्रेशन को नापने की एक्चुअल यूनिट जो होती है, रियल जिसे हम लोग बोलते हैं, वो कौन सी है? वो मोलैरिटी है। मतलब इन जनरल हम लोग लैब के अंदर या किसी भी केमिस्ट्री लैब के अंदर या कहीं पर भी जहाँ पर केमिकल के बारे में बात हो रही है, जहाँ पर केमिकल मेजरमेंट चल रहा है, तो वहाँ पर हम लोग बात केवल और केवल किसकी करते हैं? मोलैरिटी करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ये बात, इट इज एक्चुअल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन को नापने की एक्चुअल यूनिट है। कंसंट्रेशन को जनरली मतलब इन जनरल हम लोग मोलैरिटी में ही नापते हैं। अब आप कहोगे सर बाकी पढ़ क्यों रहे? देखो अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीजें यूज होती हैं, लेकिन एक्चुअल हम लोग ये मान के चलते हैं, बस सीधी बात ये है।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मोलैरिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? मोलैरिटी क्या है? तो आप आगे लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज the number of moles of solute. Number of moles of solute divided by volume of solvent. समझ रहे हो मेरी बात को? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। ये इसकी डेफिनेशन है, समझ गए? मतलब कहने का, अगर मैं इसे शॉर्ट आउट करूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू, हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी कहाँ में लेना है? लीटर में। ये है मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा N/V। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन और ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला हमें ये कह रहा है, ये बता रहा है कि इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट, क्योंकि यहां पर मोल है और ये अपॉन में वॉल्यूम है लीटर में, तो मोल पर लीटर या फिर मोल पर लीटर, ये इसकी डेफिनेशन है, मतलब यूनिट है। ओके स्टूडेंट, अब एक बात मैं यहां पर आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी इज इक्वल टू, अगर आपको N की वैल्यू गिवन हो, W और M, तो N की जगह रख देंगे हम लोग W/M, मास अपॉन मोलर मास। और वॉल्यूम अगर हमें गिवन हो ml में, तो वॉल्यूम को 1000 से करेंगे डिवाइड। ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग? अगर वॉल्यूम हमें गिवन हो ml में और n इज इक्वल टू गिवन हो W एंड M, अगर ये गिवन, तो इस फॉर्मूले को जो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा M इज इक्वल टू, W ऊपर रहेगा, 1000 ऊपर जाएगा, 1000/M इंटू V। इस फॉर्मूले को भी हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन कब? जब उस सब्सटेंस का, जब सॉल्यूट का वेट गिवन हो, मोलर मास गिवन हो और वॉल्यूम गिवन हो ml में, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान रहे, अपनी कॉपी में वीडियो को स्टॉप करके जो मैं बोलने जा रहा हूं इसे लिख लेना कहीं पर। ये मोलैरिटी है, ये वेट ऑफ सोल्यूट है ग्राम में, ये मोलर मास है सोल्यूट का, मोलर मास, और ये वॉल्यूम है सॉल्वेंट का ml में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मोलैरिटी, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट का, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ml। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है स्टूडेंट? तो ये हुआ मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट। लेकिन बात अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई। मोलैरिटी को मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाना है। मुझे कम से कम 4 फॉर्मूले मोलैरिटी के और समझाने हैं। तो अभी तो केवल आप लोग बस इतना काम कर लें कि आप लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लें।
उसके बाद मैं आप लोगों के सामने 4 ऐसे फॉर्मूले जिनके ऊपर कंपटीशन में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, नीट में, जेई में, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो पहला काम ये कि आप लोग इसे नोट करें, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों ने ये वाला पोर्शन तो नोट कर ही लिया होगा, और डेफिनेशन वगैरह और ये सारे यूनिट वगैरह और सामने फाइनल फॉर्मूला। अब आप लोग जरा कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं, कुछ अलग अलग केसेस हैं मोलैरिटी को फाइंड आउट करने की। रही बात इस फॉर्मूले के ऊपर या इसके ऊपर न्यूमेरिकल मोलैरिटी के सारे हम लोग एक साथ करेंगे। पहले मैं सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपके सामने एक बार फाइनल तक डिस्कस कर देता हूं, और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए स्टूडेंट, मुझे आपको क्या समझाना है, ये जो मैं अब लिखवा रहा हूं इन्हें नोट करके लिखिए आप लोग। जैसे नोट पॉइंट 1, ये पहला नोट पॉइंट है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल मोलैरिटी के आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको सब्सटेंस का मतलब सॉल्यूट का वेट, ठीक है, नहीं गिवन होगा, वॉल्यूम नहीं गिवन होगा, तो आप कहोगे सर फिर कैसे करेंगे फाइंड आउट हम लोग मोलैरिटी की। तो आपको गिवन क्या होगा, तो पहला केस तो ये है, अगर किसी न्यूमेरिकल में इफ मास परसेंटेज एंड डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन आर गिवन, अगर किसी न्यूमेरिकल में एक तो गिवन हो मास परसेंटेज, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, और एक गिवन हो डेंसिटी, बस यही 2 चीजें गिवन होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं गिवन होगा। मास परसेंटेज एंड डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन आर गिवन इन न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इस केस में हम लोग मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोलैरिटी m इज इक्वल टू परसेंटेज, यहां तो लिखेंगे परसेंटेज, जो भी गिवन हो उसमें कुछ चेंज नहीं करना आपको। जैसे मान लिया 20% गिवन है तो 20 लिख देंगे उठा के, 10% गिवन 10 लिख देंगे उठा के, कुछ नहीं करना इसके अंदर आपको, जो का तो आपको यहां पर रख देना है। तो परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे कब, जब आपको ये गिवन सिचुएशन होगी। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको, मैं लिख रहा हूं, इफ मास परसेंटेज एंड डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन आर गिवन इन न्यूमेरिकल, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, और जनरली ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं नीट में और जेई में। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात को आप लोग। तो आप लोग पहले तो इसे कंप्लीट करो, ये नोट करो, इफ मास परसेंटेज एंड डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन आर गिवन इन ए न्यूमेरिकल, molarity is equal to this into this into this upon molecular mass of the solution। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके पहले से नोट कर लीजिएगा।
आप लोगों ने ये वाला नोट पॉइंट समझ लिया होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ उसका। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए कि 10% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन है, 10% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन हैज डेंसिटी is equal to 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फाइंड मोलैरिटी। आपको उसकी मोलैरिटी निकालनी है। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें ना तो ग्लूकोज का वेट गिवन है, वॉल्यूम भी नहीं गिवन है। तो जब नहीं गिवन है तो फिर हमें क्या करेंगे? तो हमने एक शॉर्टकट बना लिया। वो बना तो उसी फॉर्मूले से है, लेकिन हमने बना लिया। तो मोलैरिटी इसकी हो जाएगी परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलिकुलर मास कितना ग्लूकोज का? 180। बस इसे आपको सोल्व करना है। और कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12, मतलब 120 अपॉन 180, 0 0 कैंसिल हुआ। कितना हुआ? 6 से डिवाइड कर दो इसे। कितना जाएगा आपका? 2/3, और 2/3 का मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से? 0.66 इतने मोल पर लीटर। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो जब कभी आपको ऐसा केस मिले कि आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, मास परसेंटेज गिवन है, तो आप लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल तो हम लोग करेंगे ही प्रैक्टिस। अभी तो हमें इसके अलावा 3 नोट पॉइंट और पढ़ने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, वीडियो स्टॉप करके अभी से नोट कर लीजिएगा। अभी हमारे सामने मोलैरिटी एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक है, और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो आते हैं वो यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर लीजिएगा, इस वाले पोर्शन को भी, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को तो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज तो समय नहीं बचा कि हम लोग आगे बढ़ें, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मोलैरिटी कंप्लीट कर देंगे, और उसके ऊपर हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल फिर बनेंगे फ्रीक्वेंटली वो आपके सामने डिस्कस कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज तो हम लोग इतना ही करा पाएंगे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।